डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। बैठक में 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी। कैबिनेट के फैसले से लंबे समय बाद कर्मचारियों को 2 बड़ी राहत। इलाज होगा सरल, बोनस भी मिलेगा। विधानसभा भवन बना उत्तराखंड की संस्कृति का जीवंत प्रतीक। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की पहल पर विधानसभा भवन में लगा लोक सांस्कृतिक विषयों पर आधारित पेंटिंग्स। रुद्रपुर का इंदिरा चौक अब कहलाएगा त्रिशूल चौक। चौक पर स्थापित किया जाएगा भव्य त्रिशूल। 14 फरवरी को मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण। सरस मेले का उद्घाटन भी करेंगे सीएम धामी। रुड़की गंग नहर में डूबा आईआईटी का छात्र। पैर फिसलने से गंग नहर में डूबते हुए आईआईटी छात्र का वीडियो वायरल। शव की खोज में गोताखोरों की मदद से जुटा प्रशासन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में आयोजित धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कुल 6 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। धामी कैबिनेट ने ईएसआई से जुड़े और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। एक और जहां उनके इलाज के लिए अब चिकित्सकों की कमी नहीं होगी, तो वहीं उन्हें अब पूरा बोनस भी मिल सकेगा। सरकार ने श्रम विभाग के तहत पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। कोविड काल में इनमें संशोधन किया गया था, लेकिन अब 1965 कर्मचारियों को फिर से बोनस देने का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ईएसआई डॉक्टरों की नियुक्ति संबंधी 2006 की नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके तहत 94 पद सृजित किए जाएंगे, जिनमें ग्रेड ए के 11, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 6 और असिस्टेंट डायरेक्टर का 1 पद शामिल है। इन पदों पर चयन मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होगा। वहीं गृह विभाग में नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइक्रोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में के तहत डीएसपी समेत 22 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। वहीं उत्तराखंड कारागार नियमावली 2024 में संशोधन करते हुए बार बार अपराध करने वालों को केंद्र सरकार के एक्ट के अनुरूप हैबिचुअल ऑफेंडर घोषित करने का प्रावधान किया गया है। दैनिक श्रमिकों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया है। कुल 893 पदों में से 304 श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिल रहा है, जबकि 589 को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब सभी पात्र श्रमिकों को न्यूनतम 18,000 रुपए वेतन देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद योजना के साथ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री खाद योजना को भी जोड़ा जाएगा, जिसके तहत 25% तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इन फैसलों को सरकार ने प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम बताया है। उत्तराखंड अमेंडमेंट बिल 2020 को वापस लिए जाने के लिए जो प्रक्रिया था वो पूर्ण कर दिया गया है। मैं बताऊं, ये लेजिस्लेटिव फॉर्मेलिटी है टू टेक बैक द प्रपोज्ड पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट। हमारा बोनस एक्ट 1965 का भारत सरकार का बोनस एक्ट होता है। जब कोविड के टाइम पे कैबिनेट द्वारा ये संशोधन प्रस्ताव किया गया है कि जब एम्प्लॉयर को सरप्लस होता है तभी बोनस दे होगा, बट बोनस एक्ट के मुताबिक अगर सरप्लस हो या सरप्लस ना भी हो, बोनस देना ही देना है। ये 1965 का बोनस एक्ट कहता है। आम चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी के भीतर नेताओं की आपसी खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है। पहले मंत्री गणेश जोशी ने पुरोला के पूर्व विधायक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। वहीं अब एक बार फिर से पूर्व विधायक पुरोला मालचंद पर विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कटाक्ष किया है। दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि मालचंद के कर्म उनको रुला रहे हैं और जनता काम देखती है। पूर्व विधायक मालचंद का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं उन विधायक जी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, वो मेरे बड़े भाई है। अब प्रताड़ित उनको कौन कर रहा है,
वो खुद जाने या उनके कर्म उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए जो जनता के साथ छला हुआ है। अब आजकल आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, जनता को काम पसंद है। जनता को आंसू बहाना, ढोंगीपन करना, लोगों को जात पात पे धर्म के नाम से, मंदिर के नाम से गुमराह करना, ये जनता ने पुरानी राजनीति सब छोड़ दी है। उन्होंने जैसे इससे पहले आज तक ये ट्रेंड चला था, लेकिन अब उनको जो है इस पे सफलता नहीं मिलने वाली है और वो प्रताड़ित है तो वो अपने कर्मों से प्रताड़ित है। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। जमीन कब्जाने के गंभीर आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता सुमित्र भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर विधायक पर सीधा हमला बोला। भुल्लर ने आरोप लगाया है कि विधायक ने करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन को कथित तौर पर हड़प कर उसे बेच दिया है। उन्होंने कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी विधायक अरविंद पांडे का नाम जमीन संबंधी विवादों में सामने आता रहा है और अब एक बार फिर जमीन का जिक्र बाहर आ गया है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब भाजपा के वरिष्ठ नेता ही इस तरह के कृत्यों में लिप्त होंगे तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भुल्लर ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में अब तक ऐसे मामलों को दबाने का प्रयास किया जाता रहा है। फिलहाल इस मामले में विधायक अरविंद पांडे की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गरीब मार करने वाली भू माफियाओं को संरक्षण देने वाली, और संरक्षण गलत कहूंगा, भू माफिया सरकार के कृत्यों को उजागर करने के लिए और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए आज हमने प्रेस करी थी और आज हमने इस मुहिम को शुरू करा है। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर जिनके साथ गलत हुआ है और जिस फाइलों में सत्ताधारी लोगों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके बिना खसरों के जमीनों पर अपना कब्जा साबित करने का काम किया है, जो ये पाप किया है, कानून को तोड़ने का, फ्रॉड करने का जो काम किया है, इसके खिलाफ हमने प्रेस करी है और इस मुहिम को हम आज शुरू कर रहे हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इनके पापों को उजागर करेंगे और गरीबों को न्याय दिलाएंगे, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई को लड़ेंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन अब केवल लोकतांत्रिक विमर्श का केंद्र नहीं रहा, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतीक भी बनता जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की पहल पर विधानसभा परिसर में राज्य की स्थानीय कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न लोक सांस्कृतिक विषयों पर आधारित पेंटिंग्स एवं रामबाण के पारंपरिक मुखौटे स्थापित किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि उत्तराखंड की लोक कला और संस्कृति हमारी पहचान और विरासत का आधार है। कलाकारों को प्रोत्साहन देना और उनकी कला को सार्वजनिक और गरिमामय स्थलों पर स्थान देना संस्कृति संरक्षण की दिशा में एक आवश्यक और सार्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते उनका कला, संस्कृति और रचनात्मक अभिव्यक्ति से विशेष जुड़ाव है और वे चाहती हैं कि उत्तराखंड की परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक जीवंत रूप में पहुंचे। कल्चर है, जो हमारे यहाँ देवी देवता हैं, जो हमारे यहाँ मेले होते हैं, उनकी अगर हम तस्वीरें बनवा पाए, पेंटिंग्स बनवा पाए और अपनी फोटो गैलरी पे अपनी गैलरीज में लगा पाए, तो जहाँ एक तरफ बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हम अपना कल्चर भी वहाँ पर दिखा पाएंगे। इसी के तहत मैंने भराड़ीसैंण में हमारी जो गैलरीज हैं सदन की या भवन की जो गैलरीज हैं, उसमें हमने गंगा माँ की, नंदा राज यात्रा की, ढोल दमों की, हमारी जो पोशाक है उनकी, इस जेवर हैं उनकी, काफी ऐसी तस्वीरें वहाँ के बच्चों के द्वारा बनाई। हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, उन्होंने ये तस्वीरें बनाई और वहाँ पर लगाई हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में लेखपाल के एक दलाल का तहसीलदार के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने पर जसपुर विधायक आदेश चौहान गुस्से में आ गए। उन्होंने तहसील एवं लेखपालों द्वारा किराए पर लिए मकान पर पहुंचकर हंगामा काटा। विधायक ने मौके पर तहसीलदार को बुलाकर वीडियो दिखाया, साथ ही किसी लेखपाल के लिए काम कर रहे दलाल पर रकम मांगने का आरोप लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई को कहा। विधायक ने कानून गो एवं लेखपालों को भी काम में सुधार की हिदायत दी और साफ कहा कि जनता को बेवजह परेशान किया तो खैर नहीं होगी। वहीं तहसीलदार ने वीडियो की जांच कराकर कार्रवाई की बात कही और विधायक आदेश चौहान तहसील
परिसर के बाहर बने एक निजी मकान में पहुंच गए। उस मकान में लेखपाल एवं कानून को सरकारी काम करते देखे गए। विधायक को आता देख उनके कुछ दलाल वहां से खिसक लिए। विधायक ने कानून को लेखपालों को वीडियो दिखाकर तहसीलदार के नाम पर रकम मांगने वालों के बारे में पूछा तो वह कुछ नहीं बता सके। तब विधायक ने तहसीलदार दलीप सिंह को मौके पर बुला लिया। विधायक ने वीडियो दिखाई, साथ ही एक निजी घर में सरकारी रिकॉर्ड रखने, इधर उधर रखे रिकॉर्ड, शराब की खाली बोतलें रखने पर हंगामा काटा। तहसील पहुंचे विधायक ने सभी कानून को लेखपालों को हिदायत दी कि वह अपने काम ईमानदारी से करें, नागरिकों को छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान न करें। उन्होंने तहसीलदार से प्रकरण में जांच कराकर रकम मांगने वाले दलाल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि 2 किसान कल सुबह उनके पास आए। उन्होंने अपने खेत की मिट्टी उठवाई, उसके बदले उन्होंने जिसको पैसे दिए। वीडियो में आलोक पैसे गिन रहा है और कह रहा है कि पैसे कम हैं, पैसे दो, और बोल रहा है कि तहसीलदार पर पैसे जाने हैं। विधायक बोले कि पता तो बहुत दिन से था कि पटवारी तहसील से बाहर बैठते हैं। जब वहां मौके पर देखने गए तो वहां कानून गो और कुछ पटवारी बैठे मिले, इतना ही, और लोग उनके आदमी बैठे मिले जो सरकारी कार्य कर रहे थे। जो सरकारी आदमी नहीं है वो सरकारी काम कैसे कर सकता है। इन सब बातों को लेकर तहसीलदार को फोन किया और वो मौके पर पहुंचे तो सभी सरकारी फाइलें उस प्राइवेट मकान में रखी हैं जिसकी कोई सुरक्षा नहीं है। अगर वहां आगजनी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। विधायक ने कहा कि उस मकान का किराया कौन देता है, वहां बैठकर दारूबाजी होती है, ये पैसे वसूलते हैं, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। पहले भी ऐसी घटना हुई है जब मेरे द्वारा उस पर रोक लगाई गई तो उल्टा मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने का प्रयास किया गया। ये आलोक पटवारी का दलाल है जो पिछले 4 सालों से पटरावारियों के साथ रहता है। देखिए, 2 किसान कल सुबह मेरे पास आए। उन्होंने अपने खेत की मिट्टी उठान कराई। उसके बदले में उन्होंने जिसको पैसे दिए, आलोक वो पैसे गिन रहा है और वो ये कह रहा है पैसे कम है, पैसे और लाओ, और बीच में कह रहा तहसीलदार पे पैसे जाने हैं। वो साफ स्पष्ट है। उसके बाद में उसे देखने के लिए जब मुझे पता चला, क्योंकि मुझे पता तो बहुत दिन से था कि पटवारी बाहर बैठते हैं, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी कि मैं जाऊँ और वहाँ कोई बात देखूँ। तो मैं वहाँ मौके पर देखने गया तो वहाँ कानूगो और 4 या 5 पटवारी बैठे मिले और लगभग इतने लोग और उनके आदमी बैठे मिले जो सरकारी कार्य कर रहे थे। आप ये देखिए, जो सरकारी आदमी नहीं है वो सरकारी कागजों में काम कैसे कर सकता है। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में है। शिव भक्तों का जमावड़ा हरिद्वार में लगातार बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 20 सेक्टर में बांटा हुआ है। बुधवार को मेले की व्यवस्थाओं को लेकर डीएम हरिद्वार, एसएसपी हरिद्वार ने जायजा लिया। डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित ने बताया कि अंतिम चरण में मेले की व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण का किया गया है काम, जिसमें ट्रैफिक, पेयजल और दूसरी व्यवस्थाओं को देखा गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले सावन के कावड़ मेले और कुंभ के लिए यह एक व्यवस्थाओं का रिहर्सल है जिसमें कावड़ियों से बात कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया गया है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि मेले के अंतिम चरण में ट्रैफिक और यातायात व डायवर्जन को लेकर प्लान लागू कर दिया गया है। जहां हल्द्वानी के गल्ला मंडी में देर रात युवक व युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। दोनों के सिर व मुंह को पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया गया। 31 वर्षीय निवासी अल्मोड़ा लोहर माल रोड तल्ला खोलटा शुभम तमटा व युवती 19 वर्षीय लक्ष्मी निवासी तल्ली पोखरी नैनीताल बताई जा रही है। हल्द्वानी वर्षों बाद डबल मर्डर से दहल गया है। पुलिस के अनुसार गुरुवार की सुबह उन्हें करीब 7:30 बजे डायल 112 पर गल्ला मंडी में स्थित गोदामों के पास युवक व युवती की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। दोनों की बॉडी के पास खून से सने हुए पत्थर भी मिले हैं। दोनों का सिर पत्थरों से बुरी तरह कुचल दिया गया है। पुलिस को युवकों के पास से एक चंपावत व अल्मोड़ा के आधार कार्ड मिले हैं। वहीं युवती नैनीताल की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी दोनों शवों के पहचान पत्रों की जांच कर रही है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं। वहीं पुलिस की प्रारंभिक जांच में युवक के नशेड़ी होना प्रतीत हुआ है। वहीं मौके पर कई लोगों का जमावड़ा लग गया है। एसपी सिटी मनोज कत्यान ने बताया कि दोनों युवक युवती की हत्या की वजह ढूंढी जा रही है। उनके पास से मिले प्रमाण पत्रों से उनकी पहचान भी जारी है।
इसके बाद मौके पर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिस पर उन्होंने बताया कि हत्या करने वालों को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मृतक युवक युवती के बारे में पता लगाया जा रहा है कि वह हल्द्वानी में क्या कर रहे थे, कब से यहां रह रहे थे, दोनों की हिस्ट्री क्या है, इसके परिवार वालों से पूछताछ कर जांच की जा रही है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के नगर निगम पुल के पास बुधवार की शाम आईआईटी रुड़की का एक छात्र गंग नहर में डूबकर लापता हो गया है। वाराणसी निवासी आशीष शुक्ला नाम का यह छात्र अपने दोस्तों के साथ गंग नहर के पास घूमने आया था, जहां पर अचानक ही उसका पैर फिसल गया और वह गंग नहर में डूब गया। आईआईटी रुड़की के छात्र आशीष शुक्ला का गंग नहर में डूबकर लापता होने का एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना के बाद पुलिस और जल पुलिस के द्वारा गंग नहर में सर्चिंग अभियान चलाकर आशीष शुक्ला की तलाश की जा रही है। बता दें आपको कि वाराणसी निवासी आशीष शुक्ला आईआईटी रुड़की में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। बुधवार की शाम आशीष शुक्ला अपने दोस्तों के साथ नगर निगम के पुल के पास गंग नहर किनारे घूमने आया था। गंग नहर किनारे बैठे हुए अचानक ही उसका पैर फिसल गया, जिस कारण आशीष शुक्ला अचानक ही गंग नहर में डूबने लगा। आशीष शुक्ला को गंग नहर में डूबता देख उसके दोस्तों ने काफी शोर मचाया और आसपास के लोगों के साथ मिलकर आशीष शुक्ला को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आशीष शुक्ला गंग नहर में डूबकर लापता हो गया। गंग नहर किनारे घूमने आए अन्य लोगों में से किसी ने आशीष शुक्ला का गंग नहर में डूबकर लापता होने का एक वीडियो बना लिया, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस दर्दनाक वीडियो में आशीष शुक्ला गंग नहर में डूबता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। आशीष शुक्ला के साथ ही कुछ कपड़े डालकर आशीष शुक्ला को बचाने का प्रयास करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं, लेकिन आशीष गंग नहर की तेज लहरों में बहकर लापता होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन आशीष का कुछ भी पता नहीं चल पाया। पुलिस के द्वारा अब आशीष की तलाश में गंग नहर में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। हमारी तरफ आ रहा था, लास्ट स्टेप पे था, उसका पैर फिसला और वो गिर गया। अच्छा, एक महिला आरोप लगा रही है कि आप लोगों के बीच कुछ हाथापाई हुई। बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम हमेशा साथ में रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारा बहुत प्यारा दोस्त था। क्या नाम था लड़के का? आशीष शुक्ला। कहाँ से था ये लड़का? वो बनारस के आसपास से। बनारस से। अच्छा, बता रहे हैं कि कोई लड़कियां भी थी साथ में? नहीं, हम चार ही हैं, हम चार। फर्स्ट ईयर था, सेकंड ईयर। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक व्यक्ति कोर्ट के आदेश के साथ पुलिस और आमीन को लेकर अपने ही बेटे की संपत्ति को बेदखल कराने गांव पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पिता पर कई शादियां करने के आरोप भी लगे हैं और वह अब अपनी संपत्ति सगे बेटे की बजाय सौतेले बेटे के नाम करना चाहता है। इसी विवाद के चलते मामला अदालत तक पहुंचा है। कोर्ट के आदेश पर जब प्रशासनिक टीम गांव पहुंची और घर खाली कराने की कार्यवाही शुरू की गई, तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और बेटे के पक्ष में खड़े हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि पारिवारिक विवाद को इस तरह सार्वजनिक विवाद में बदलना सही नहीं है। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया और शांति बनाए रखने की अपील की। फिलहाल मामला पारिवारिक होने के कारण कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्यवाही जारी है। देहरादून पुलिस ने हत्याकांड के शूटर और सहयोगी को विभिन्न जगह पर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। हत्याकांड के बाद जनपद देहरादून में सभी थाना क्षेत्र में एसएसपी देहरादून के निर्देश पर बदमाशों की धरपकड़ हेतु शहर से देहात तक लगातार नाकेबंदी और सघन चेकिंग कर अभियान चलाया जा रहा है। तड़के सुबह पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 2 बदमाशों को अलग अलग थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। नाकेबंदी और सघन चेकिंग के दौरान रायपुर थाना क्षेत्र में लाडपुर के जंगल में बदमाश द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश को गिरफ्तार कर उपचार हेतु तत्काल कॉर्पोरेशन चिकित्सालय ले जाया गया। बदमाशों में से 2 देसी तमंचे और एक स्कूटी बरामद की गई। पूछताछ में बदमाशों ने तिब्बती मार्केट के सामने हुए हत्याकांड को अंजाम देने की बात कबूली है। ऊधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर शहर में स्थित इंदिरा चौक का नाम अब बदलकर त्रिशूल चौक किया जा रहा है। महापौर विकास शर्मा के विशेष प्रयासों से यहां भव्य त्रिशूल की स्थापना की जा रही है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 14 फरवरी को करेंगे। महापौर ने
जानकारी देते हुए बताया कि शिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री रुद्रपुर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना के साथ त्रिशूल चौक का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने बताया कि यह स्थान कावड़ यात्रा के प्रमुख मार्ग पर स्थित है, जहां से होकर बड़ी संख्या में भोले भक्त गंगा जल लेकर गुजरते हैं। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि रुद्रपुर को रुद्र की नगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में शहर के प्रमुख चौराहों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। त्रिशूल चौक के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री गांधी पार्क में आयोजित सरस मेले का उद्घाटन भी करेंगे। देवभूमि है ये, और ये देवभूमि का प्रवेश द्वार है। डिग्री कॉलेज से जहाँ तक नगर निगम की सीमा है हल्द्वानी रोड पर, हम इसको शिव कॉरिडोर के रूप में स्थापित करेंगे और इसमें कहीं पे हिमालय नजर आएगा, कहीं माँ पार्वती नजर आएंगी, कहीं नंदी नजर आएंगे, कहीं कार्तिक भगवान नजर आएंगे, कहीं महादेव की गदा, हनुमान जी की गदा और कहीं महादेव का डमरू नजर आएंगे। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे परिवार के, मेरे पूर्वजों के कोई पुण्य कर्म होंगे कि शिव का कार्य करने का मुझे अवसर मिला है। महाशिवरात्रि के मौके पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की जाएगी, जिसकी तैयारी में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन भी लगा हुआ है। डीएम रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन का कहना है कि तैयारियां पहले से ही चल रही हैं, लेकिन कपाट खुलने की आधिकारिक तारीख का ऐलान होने के साथ ही इसमें तेजी आएगी। वहीं यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिनमें एक ऐन मौके पर किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। जनपद में मैं देख रहा हूँ सभी लोगों में और सभी जो केदारनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें यात्रा को लेके बहुत उत्साह है और सब आगामी महाशिवरात्रि के दिन भी हम सब जानते हैं कि केदारनाथ जी टेम्पल ओपनिंग की ऑफिशियल डेट डिक्लेयर होने वाली है। तो प्रशासन भी इसके लिए बहुत सक्रिय है, बहुत उत्साहपूर्ण है, सभी अधिकारीगण भी, कि एक बार जब ऑफिशियल डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो आगामी यात्रा की प्लानिंग और थोड़ा अच्छे तरीके से करने में हम सब लोगों को भी और अच्छा लगेगा। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।